और आइए एक बार फिर से आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक डेप्यूटी सीएम इस वक्त कार्यक्रम को कर रहे हैं संबोधित। आदरणीय केपी सिंह जी, सामने बैठे सभी हमारे सीनियर्स, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, सभी हमारे भाइयों तथा बहनों, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की पूर्व संध्या को प्रतिवर्ष आप बहुत अच्छा मनाते जा रहे हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा सभी व्यापार संगठनों को, पटरी दुकानदार यूनियन को, कर्मचारी संघों को, इसके अलावा बैंडवाजा यूनियन को, रिक्शा टेम्पो यूनियन को, चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन को, आर्किटेक्ट एसोसिएशन को, लखनऊ में विभिन्न संगठनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने मंडल अध्यक्षों को, अपने मंडल के सभी पदाधिकारियों को, संगठन के सभी जुझारू साथियों को, जिनकी वजह से दिन प्रतिदिन ये कार्यक्रम और महत्वपूर्ण गरिमामय होता जा रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी ने अपना पूरा जीवन देश की जनता के प्रति समर्पित किया। आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया के पैमाने पर हिंदी की बात जब जब आती है तो श्रद्धेय अटल जी को सब लोग नमन करने का काम करते हैं। जीवन में भारत की तरफ से पहली बार जब किसी ने बोला था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी की बात, भारत की बात रखने का काम किया था। श्रद्धेय अटल जी के बताए हुए रास्ते पर हम सब आगे चल करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम सब कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अति व्यस्ततम कार्यक्रम में से कुछ समय हम सबके लिए निकाल करके कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं बहुत अधिक समय न लेकर सीधा समय अपने वरिष्ठ नेताओं को देना चाहता हूं। मैं आदरणीय अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि दो शब्द कार्यकर्ताओं के लिए श्रद्धेय अटल जी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम करें। तो अटल जयंती की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन, जहां पर मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम। और आइए अब अखंड भारत में आगे बढ़ते हैं और 1 मिनट में आपको दिखाते हैं पूरा भारत। सिक्किम में सड़क दुर्घटना में शहीद भारतीय सेना के 16 जवानों का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के बागडोगरा लाया गया। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में कोर्ट का बड़ा आदेश, हिंदू पक्ष की अपील पर विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश, 20 जनवरी तक सर्वे रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। पीएम मोदी ने स्वामी नारायण गुरुकुल संस्थान राजकोट के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कहा, स्वामी नारायण के नाम स्मरण से ही एक नव चेतना का संचार होता है। पीएम आवास में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से की मुलाकात, यूपी बीजेपी में बदलाव को लेकर चर्चा होने की खबर। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मनसा में गोवर्धन नाथ मंदिर में किए दर्शन, भगवान गोवर्धन की विधिवत पूजा की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना गाइडलाइंस के चलते जनता दरबार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। पीए ने ली फरियादियों से अर्जी, अनिल विज तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। और अब आगे बढ़ते हैं, बात मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की, जिसमें आज जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया गया। यह आदेश सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की सिविल कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सिविल कोर्ट के सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया। मथुरा कोर्ट ने आदेश हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट देने को कहा है। अमीन जितना भी विवादित स्थल है और जो भी 13.7 एकड़ की पूरी भूमि है, पूरी संपत्ति का मौका मुआयना करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने नए नक्शा रिपोर्ट दर्ज रखेंगे। उसके बाद माननीय न्यायालय उस पर अपने आखिरी आदेश करेगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह, मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह भी है। शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। मथुरा मामला भी वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की ही तरह है।
वहां भी ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने पहले सर्वे का आदेश दिया था और मथुरा में भी सर्वे का आदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 2 जनवरी से सर्वे भी शुरू हो जाएगा। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और क्यों हिंदू पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये पूरा विवाद जो है वो 13.37 एकड़ की जमीन को लेकर विवाद है और इसे लेकर मांग की जा रही है 11 एकड़ पर, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर मौजूद है और इसके साथ 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह है। अब इसी में विवाद सिर्फ 2.37 एकड़ भूमि को लेकर फंसता है। शाही ईदगाह की जमीन पर हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है और वो चाहता है कि ये जमीन उनको मिल जाए। हिंदू पक्ष को जमीन देने की मांग की गई है। इसी में 1968 में जो समझौता हुआ उसको भी रद्द करने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उमेश कोले हत्या मामले में जांच के आदेश दे दिए। उद्धव ठाकरे पर आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को डकैती के एंगल से जांच करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे की हत्या मामले में सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उमेश कोल्हे की हत्या की जांच डकैती के इरादे से क्यों की गई। क्या उमेश कोल्हे की हत्या की जांच को डकैती का एंगल देने के लिए उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों पर दबाव डाला? क्योंकि अमरावती से निर्दलीय विधायक रवि राणा ने आरोप लगाया कि उमेश कोल्हे की हत्या 21 जून को हुई थी। तब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे थे, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर हत्या के मामले की जांच डकैती के एंगल से की। रवि राणा का दावा है कि उद्धव ठाकरे ने एक स्थानीय कांग्रेस नेता कहने पर पुलिस आयुक्त आरती सिंह को बुलाया था। इन आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी गठित की है ताकि पता चल सके कि किसने किसको बुलाया, क्या मामले को दबाने की कोशिश की गई, जिसकी जांच रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। जबकि उमेश हत्या मामले की जांच एनआईए पहले से कर रही है। तो महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे की हत्या उस समय की गई थी जब नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान को लेकर हंगामा चल रहा था। लगातार लोगों को हत्या जैसी धमकियां भी मिल रही थी और उसी के बाद तारीख थी 21 जून, जब 21 जून 2022 को दुकान से लौटते वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। उमेश कोल्हे को निशाना बनाया गया। इसके बाद नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने पर हत्या की आशंका जताई गई। उमेश कोल्हे मामले में लगातार ये डेवलपमेंट्स हुए, जिसके बाद 3 हमलावरों ने उमेश कोल्हे की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या की जांच डकैती के एंगल से की। अब इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। उद्धव पर जांच का एंगल बदलने का आरोप लगा है और बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। इस हत्याकांड की जांच इस वक्त एनआईए की तरफ से की जा रही है और एनआईए ने इस मामले में चार्जशीट भी दायर कर दी है, जिसमें बहुत अहम खुलासे भी हुए हैं। लेकिन अब इसमें एक और ये नया एंगल जिसके जांच की बात की जा रही है। इधर महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष और विधायक जयंत पाटिल को विधानसभा से शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। पाटिल का आरोप यह है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस कार्रवाई से विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है और जयंत के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर विपक्षी नेताओं ने विधानसभा की बैठक का बहिष्कार किया और विधानसभा की सीढ़ियों पर काली पट्टी बांधकर शिंदे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी भी दी कि जब तक निलंबन वापस नहीं होगा तब तक कामकाज का बहिष्कार रहेगा। दरअसल एनसीपी विधायक जयंत पाटिल के राहुल नार्वेकर के खिलाफ टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा जोरदार सुनाई दिया। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव पेश किया। एनसीपी विधायक के खिलाफ ये प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। एनसीपी नेता जयंत पाटिल 30 साल से ज्यादा समय से सदन के सदस्य हैं। उनके मुंबई और नागपुर विधानसभा के दोनों परिसरों में घुसने पर रोक लगा दी गई। सोमवार से शुरू हुआ राज्य विधानसभा का सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और तब तक के लिए जयंत पाटिल को सदन से निलंबित कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2022 का जीके का पेपर लीक हो गया।
पेपर लीक होने की सूचना मिलने से हड़कंप मचा और इसके बाद जीके के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2022 का जीके का पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया है। इसके बाद सामान्य ज्ञान के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी दिखी तो कई जगहों पर छात्रों ने नारेबाजी भी की। और यहाँ पे आज पेपर था फर्स्ट पेपर का, साइंस का भी है सेकंड पेपर में। ये पेपर आउट हो गया है और इसमें पेपर आउट होने का बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े प्रशासन डिपार्टमेंट का है और वो वहीं से पेपर आउट होता है। और फर्स्ट पेपर था जो लीक हो गया है, बार बार सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, उनकी बहुत बड़ी गलती है ये और उनको जल्दी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एंटी चीटिंग कमेटी बनाई है तो वो कर क्या रही है पता नहीं। अब जीके की परीक्षा शुरू होने से पहले उदयपुर के बेकरिया में कई युवकों के पास पेपर बरामद हुआ और पेपर बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। बताया ये जा रहा है कि पेपर लीक एक बस में हुआ और कुछ सवार युवकों के पास से ये एग्जाम पेपर मिला है। बहरहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा, आज 9 से 11 बजे शिक्षा भर्ती की सामान्य ज्ञान की परीक्षा को एहतियातन निरस्त किया गया है। इससे किसी भी मेहनतकश युवक के साथ अन्याय ना हो, बाकी की परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। सरकार किसी भी युवक के साथ अन्याय नहीं होने देगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राकेश थोड़ा हल्का स्थिति बनी हुई, पूरी ऐसे गिरोह बन गए, यही काम करते, बच्चों को गुमराह करते। जो बच्चे इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन, जिससे कि फ्यूचर में कोई बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो, पढ़ाई करके पास हो और नौकरी में जाए। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है, पेपर पहले भी लीक हो चुका है। हालांकि गहलोत सरकार आरोपियों को पकड़ने और ऐसी स्थिति फिर से ना बने इसके लिए फुल एक्शन में है, ताकि मेहनती युवक पर किसी तरह का इससे प्रभाव न पड़े। रिपोर्ट भारत 24। कर्नाटक सरकार दिसंबर के आखिर या फिर जनवरी की शुरुआत में पंचमसाली लिंगायतों को आरक्षण दे सकती है। दरअसल पंचमसाली समुदाय को ओबीसी की 2A श्रेणी के अंतर्गत 15% आरक्षण दिया जा सकता है। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही लिंगायत समुदाय बीजेपी से कटने लगा था, लेकिन अब बीजेपी लिंगायत समुदाय को सीधे खुद से जोड़ना चाहती है। बीजापुर शहर से बीजेपी विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर को पंचमसाली लिंगायतों को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा करने का दावा किया। दरअसल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे करवाया था, जिसमें बीजेपी को कर्नाटक में 96 से 102 सीट मिलने की बात सामने आई, जो बहुमत से कम है। पंचमसाली लिंगायत समुदाय 60% है, लिहाजा इनके पक्ष में आने से बीजेपी को फायदा हो सकता है और इसी की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अगर कर्नाटक के आरक्षण की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से कर्नाटक में आरक्षण को डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले बात अनुसूचित जाति की करेंगे। ये एक पाई चार्ट इस वक्त आपके सामने है और इससे आप ये समझिए कि किस किस को किस तरीके से आरक्षण देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मैं शुरुआत ओबीसी से करूंगी। ओबीसी को 32%, लेकिन उससे भी 8% ज्यादा अनारक्षित है। वहीं एससी को 15%, एसटी को 3% और ईडब्ल्यूएस को 10%। इसी तरीके से रिजर्वेशन की बात की जा रही है। आरक्षण इसी परसेंटेज के हिसाब से इन लोगों को मिलने वाला है और इसकी तैयारी की गई है। और अगली खबर है राष्ट्रीय जांच एजेंसी को लेके, यानी कि एनआईए, जो कि लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। उसने ये छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में की गई। एजेंसी की अलग अलग टीमों ने सुबह से ही सुरक्षा बलों के साथ कश्मीर घाटी और जम्मू शहर में रेड मारा। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए फुल एक्शन में है। लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापा मारा। न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी संदिग्धों के ठिकानों पर रेड की गई। आतंकियों का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए छापेमारी की गई है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े अलग अलग मामलों में एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापा मारा।
दरअसल भारत के खिलाफ कई हथकंडे अपनाकर यहाँ खून खराबा फैलाने के आरोप में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। एनआईए की टीम ने सुबह सुबह उन्हीं के घरों और ठिकानों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी जम्मू, कठुआ और श्रीनगर में हुई। संदिग्धों से जुड़े कुछ ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए ने बताया कि ये तलाशी अभियान आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की आपराधिक साजिशों से जुड़ा है। ये साजिशें विभिन्न संगठनों, उनके सहयोगियों, ऑफशूट के कैडरों और ओवरग्राउंड वर्कर्स ने रचे हैं। ये लोग पाकिस्तानी कमांडर और हैंडलर के इशारों पर काम कर रहे हैं। शुक्रवार को भी एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में छापेमारी की। ज्यादातर छापेमारी कश्मीर घाटी इलाके में हुई, जबकि जम्मू में एक जगह पर रेड हुई। शुक्रवार को हुई छापेमारी में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इससे पहले अक्टूबर महीने में भी जम्मू कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी की थी। तब एनआईए ने जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, पुंछ, बडगाम, शोपिया समेत कई ठिकानों की तलाशी ली थी। जम्मू कश्मीर में अल हुडा एजुकेशनल ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों और टेरर फंडिंग से संबंधित मामलों को लेकर ये कार्रवाई हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का स्तर सुधारने और स्कूली बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार एक अनोखी पहल करने जा रही है, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे पर लगे हुए लाउड स्पीकर का सहारा लिया जाएगा। इन धर्म स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकर से सुबह बच्चों को जगाने के लिए आवाज दी जाएगी, ताकि वो सुबह उठकर पढ़ाई शुरू कर सकें। अब ऐसी आवाज के साथ साथ एक और आवाज सुनने को मिलेगी। वो आवाज होगी, बच्चे उठ जाएं और पढ़ाई करें। हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में बकायदा लिखित में आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के साथ दूसरे धार्मिक जगहों पर लगे लाउड स्पीकर से हर रोज सुबह छात्रों को जगाने के लिए आवाज दी जाएगी। सुबह 4:30 बजे ये आवाज लगाई जाएगी। इसमें बच्चों से कहा जाएगा कि बच्चे बिस्तर को छोड़कर पढ़ना शुरू कर दें। इस आवाज को सुनकर परिजनों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उठाना होगा। ये महज खाना पूर्ति नहीं होगी, बल्कि इस पहल में परिजनों के साथ टीचर भी शामिल होंगे। जिला शिक्षा अफसर और सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर जारी किया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से जुड़ी तैयारी करने को कहा गया है। बच्चे सुबह में 4:30 बजे उठ जाएंगे। 5:15 पर बच्चे किताब लेकर बैठ जाएं। व्हाट्सएप के जरिए टीचर्स पेरेंट्स से बच्चे के उठने की बात पूछेंगे। सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि सुबह के समय पढ़ा गया विषय छात्रों को लंबे समय तक याद रहता है, जिसकी वजह से इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश में कहा गया कि पंचायत के चुने गए नए सदस्यों से अपील की जाती है कि वो गांव में सुबह के वक्त ऐसा माहौल बनाएं जिससे पढ़ाई की जा सके, छात्रों को जल्दी उठवाया जा सके और वो उसी समय पढ़ना चालू कर सके। छात्रों को इस पहल के तहत पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटे अतिरिक्त मिल जाएंगे।